हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? टॉपिक्स अपना ये 11th क्लास के सिलेबस का लास्ट है, एसएचएम एंड वेव थ्योरी। और इसमें अपन ने मिसलेनियस नाम से आपको पीपीटी मिलेगी। उसका रीज़न है कि बीच में अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह गए होंगे तो उनको अपन लोग कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम का शायद आप लोगों का, जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद अनाउंसमेंट ऑफिशियल है, तो एज पर तो ये अपन ने पहले सोचा था कि भाई कहाँ तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड टाइम जो था वो अपन ने मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट का लिया था, तो शायद वहाँ के आसपास ही एग्ज़ाम भी शेड्यूल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अपन सरकारी परीक्षाएं हैं तो चांसेस ही बोलेंगे, किसी भी कारण से डिले हो सकता है, ये तो अपना बना हुआ काम है। चलो जी, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, तो मैं आज आपको इसके आधे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कशन कराऊंगा। पीपीटी आपको जो पहले से बोला गया है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है, और उससे अपन लोग आगे कवर करते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट देखो कि अपने पास में जो ये क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एसएचएम का कंडीशन गिवन है, क्या भाई? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज परफॉर्मिंग स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन इन ए पोटेंशियल फील्ड गिवन बाय यू इक्वल्स टू यू नॉट, ऐसे बोल देता हूँ मैं, यू इक्वल्स टू यू नॉट माइनस यू नॉट कॉस अल्फा एक्स। ठीक है भाई, वैसे तो क्या है, देखो मैं यहाँ पे इस कॉस अल्फा एक्स का सीरीज लिख सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे मेथड से नहीं करूंगा, बड़ा एक जिनाइन सा सिंपल सा मेथड ढूंढते हैं। मैं कह रहा हूँ अपने पास में अगर अपन लोग बोले तो यू नोट जो है ना, यू, ये अपन लोग मान सकते हैं, ये इसके रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान सकते हैं। तो अगर मैं इससे फोर्स का वैल्यू निकालूं तो फोर्स बराबर आएगा माइनस का डी यू बाई डी एक्स। तो मेरे पास में यहाँ से बचेगा माइनस यू नॉट, कॉस का होगा माइनस साइन, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में सॉरी, कॉस का हो जाएगा साइन हो जाएगा, ये बचेगा साइन अल्फा एक्स, और अल्फा एक्स का फिर हो जाएगा अल्फा के बराबर। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अगर मैं एसएचएम की बात करता हूं तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के लिए मैं बोलूंगा साइन अल्फा एक्स का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्सीमेटली अल्फा एक्स होगा, और एफ की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आ जाएगा यू नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स के बराबर। और जब अपन इसको मानते हैं तो एफ बराबर के एक्स के फॉर्मेट से ये जो अपने पास बन गया के का वैल्यू आ गया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर मैं निकालूंगा तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ के। तो के का वैल्यू अपने पास में कितना है, यू नॉट अल्फा स्क्वायर, अल्फा अपने पास बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बचेगा 2 पाई अपॉन अल्फा अंडर रूट ऑफ एम बाई यू नॉट। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान दो। ये कह रहा है कि अपने पास में द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्पिनिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज। अपन ऐसे बोल देते हैं कि अपने पास कोई भी बॉडी है और स्पिन कर रही है, और जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो आउट ऑफ द पेज है, इसका मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इनटू द पेज, इसका मतलब अल्फा जो वेक्टर होगा वो इनटू द पेज है, इसका मतलब क्रॉस है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन का कंडीशन होगा। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा नेगेटिव आने का मतलब हो गया कि अपन लोग ये बोलते हैं रिटार्ड करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ऐसा अपने पास में जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में है, द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग डाउन, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ध्यान दो, देखो सारे। ये कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड वेव इज फंडामेंटली डिटरमाइंड बाय, देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला क्या होता है, अपन लोग लिखते हैं अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस बाय में डेंसिटी ऑफ मीडियम लिखते हैं। ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में जब अपन इसको, हालांकि फॉर्मूले बाद में बनते रहते हैं, लिक्विड सॉलिड गैसेस के लिए गामा आर टी बाई एम डब्ल्यू ये बनता रहता है, ठीक है। तो अपन लोग बोलते हैं ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली ट्रांसमिटिंग मीडियम पे, ना एम्पलीट्यूड पे करता है, ना फ्रीक्वेंसी पे करता है, ना इंटेंसिटी पे करता है। ये सारी प्रॉपर्टी किसके लिए होती है, मीडियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा, द ओनली द ट्रांसपेरेंट सॉरी ट्रांसमिटिंग मीडियम, ओनली जो मीडियम होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है भाई। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है पार्टिकल इज इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी एज सॉन इन फिगर। इसका मतलब ए और बी के बीच में एसएचएम में है, तो मैं बोल सकता हूँ ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है। इसको अगर मैं मीन पोजीशन बोलूंगा तो आगे की बात सोचना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो मैं बोलता हूँ ये रेफरेंस पॉइंट ले लो अपने, ठीक है।
रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मीन पोजीशन ले लिया, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट क्या है, द साइन ऑफ द एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल आर ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। देखो अगर ये पॉइंट बी पे होगा इसका मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सारे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट जो आएगा अपने पास में करेक्ट आएगा। दूसरा देखो, द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स on the particle when it is 4 centimeter away from point B going towards A are negative। देखो क्या कह रहा है ये, the sign of velocity acceleration and force on the particle when it is 4 centimeter away from point B गोइंग टुवर्ड्स ए आर नेगेटिव। नेगेटिव तो नहीं होगा भाई साहब, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि देखो बी से 4 सेंटीमीटर में बोल देता हूं, यहां हो गया, एम्पलीट्यूड इसका 5 सेंटीमीटर है और ए की तरफ जा रहा है, तो अपन लोग बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वाला तो हो गया गलत और ए वाला हो गया सही, तो अपन लोग बोल सकते हैं इसमें ओनली ए जो होगा वो अपने पास में करेक्ट स्टेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 5 बोलते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप्स हैज द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो ध्यान दो, ऑर्गन पाइप की जब अपन बात करते हैं और स्पीड ऑफ साउंड वेव की अपन बात करते हैं, टॉपिक पढ़ लेना भाई, एग्जाम आपकी पास है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां तक मेरा आइडिया है। और लगभग मेरे आइडियाज जो है ना फेल नहीं जाते, मैं ये नहीं कहता मैं भगवान हूं, लेकिन मैं एक एस्टिमेटेड ऐसे से लगभग से एक आइडिया देता हूं और वो लगभग बैठता है ना। ऐसे मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूँ, डेरिवेशन को डिस्क्रिप्टिव मान करके मत पढ़ लेना, खराब हो जाएगा काम। डिस्क्रिप्टिव का मतलब न्यूमेरिकल भी हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेप्स भी हो सकते हैं, उनको भी अपने को करना पड़ सकता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी बहुत बढ़िया। तो पहला देखो, अपने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होती है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है V/4L, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0। और जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है उसका होता है V/2L। अब देखो आपके पास में चारों डेटा गिवन है, स्पीड मीडियम सेम है, तो अपने पास में पहले वाला क्या है, 10 मीटर लॉन्ग ओपन पाइप फ्रॉम बोथ द एंड्स। इसका मतलब दोनों से ओपन होगा, तो ये सबसे पहले वाले में तो V/2L आएगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं ये तो हो गया V/20। चलो भाई, दूसरे वाले को बोलते हैं 5 मीटर लॉन्ग पाइप ऑफ ओपन फ्रॉम वन एंड एंड क्लोज्ड एट, ये हो गया 5 मीटर है, तो ये आ जाएगा अपने पास में, ये भी V/20 आ गया। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, तो V/16 हो गया। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कह रहा है फ्रॉम वन एंड, ओपन फ्रॉम वन एंड, तो V/बाई आ गया 32। तो सबसे जो कम से कम वैल्यू आएगी वो तो ये आएगी, और सबसे हाईएस्ट आएगा वो ये आएगा। अब इसमें ऑप्शन जो है वो कह रहा है, कौन सा पूछ रहा है, द हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब V/16 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बोल सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो, ये कह रहा है पेंडुलम क्लॉक दैट कीप्स करेक्ट टाइम एट मुंबई इज टेकन इनटू द मून इट विल बी। देखो मुंबई मुंबई सब प्लेसेस के नाम है, अपन तो ग्रेविटी की बात करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है सिंपल पेंडुलम का, उसका फॉर्मूला 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L/Z होता है। तो टी, मुंबई भी धरती पे ही है भाई साहब, धरती से अलग थोड़ी ना है। तो अपन लोग बोलेंगे टी एट अर्थ डिवाइडेड बाई टी एट मून, जो अपन लोग बोलेंगे ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ जी एट मून डिवाइडेड बाय यहाँ का जो वैल्यू होगा जी एट अर्थ। ठीक है, और अर्थ वाला जो या मून वाला जो होता है वो इसका 1/6 टाइम होता है, तो अपन लोग बोल देंगे 1 बाय, अपन लोग बोल देंगे यहाँ पे 6 आ गया तो √6 आ गया, तो मून वाला जो होगा वो √6 टाइम्स ऑफ टी अर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मून का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आया √6 टाइम्स ऑफ अर्थ वाला हो गया। इसका मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम बढ़ गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है पेंडुलम का स्लो डाउन होना। एक ऑसिलेशन में टाइम बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ गया कि टाइम पीरियड कम हो गया, कम हो गया, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि रिटार्ड बाय ए फैक्टर ऑफ √6, ये अपन लोग इसको करेक्ट मान। बोलो क्लियर, टाइम पीरियड बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, क्योंकि देखो टाइम पीरियड बढ़ गया, सॉरी टाइम पीरियड बढ़ गया तो स्लो डाउन हो गया, और अपन लोग बोल सकते हैं कितने से कम हो जाएगा, √6 से रिटार्ड कर गया, कम कर गया। क्लियर, चलो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7, ध्यान से सुनो भी, देखो क्या गिवन है। ये गिवन है ए ब्लॉक P ऑफ मास 4m इज गोइंग ओ, ये क्या कह रहा है, एट ओरिजिन O ऑफ x एक्सिस ए स्ट्रिंग OA इक्वल्स टू L हैज ए मास m एंड इट्स एंड इज अटैच्ड टू ब्लॉक P एज शोन इन द फिगर। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये कह रहा है L लेंथ है इसका, मास रस्सी का m है, ब्लॉक का मास अपने पास में 4m है। सबसे पहले मैं सिस्टम का एक्सेलरेशन ही निकाल लेता हूँ, एक्सेलरेशन आएगा F/5m।
मतलब रस्सी भी है और साथ में ये वाला भी है। आगे देखो क्या गिवन है। Here a constant force is applied parallel to x-axis at free end of string A. The tension along string varies at a constant rate of प्लस 0.5 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पे चेंज इन टेंशन जो आएगा वो 0.5 न्यूटन पर मीटर आएगा। थोड़ा सा देखो बदलाव करते हैं, इसको ओरिजिन पे मान लेते हैं। तो किसी भी डिस्टेंस पे गए, एक्स पे मान लो टेंशन है टी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे टेंशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा। थ्योरी में अपन ऐसा पढ़ते हैं। रोप जो होती है एक तो मासलेस पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का पढ़ते हैं। क्लियर? तो अपन लोग क्या करते हैं, देखो बात सुनना ध्यान से। इस रस्सी से, जो ये रस्सी है ना, इस रस्सी से मैं गया एक्स डिस्टेंस पे, और एक्स पे टेंशन तो अपन ने माना वो टी मान लिया। जैसे ही मैं थोड़ा और डिस्टेंस पे गया, ये dx लेंथ मैंने और मान ली, तो यहां का टेंशन मैंने बढ़ा दिया और मैं लिख दिया इसको t प्लस डी टी। अब जो ये एलिमेंट लिया ना मैंने, इस एलिमेंट के मास को मैं dm बोल देता हूं, और ये होगा लेमडा इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान दो, इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर अपन बनाए, तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स dt लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं लिखूंगा dt इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ए। ठीक है? तो अपन लोग बोलेंगे dt बराबर, यह आ गया लेमडा इंटू डी एक्स इंटू ए। अब देखो बात सुनो, तो अपने पास में dt बाई डी एक्स बराबर मेरे पास आ गया लेमडा इंटू ए के बराबर, और dt बाई डी एक्स मेरे पास वैल्यू गिवन है, बताओ कितना है, 0.5। टेंशन एट पर यूनिट लेंथ, बोलो क्लियर? तो मैं लिखूंगा 0.5 इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया m बाई एल, लेमडा का वैल्यू इंटू में आ गया a के बराबर, और a का वैल्यू मैंने यहां से निकाला है f बाई 5m से। ठीक है? तो अपन लोग बोले हैं तो अपने पास 0.5 बराबर, या मैं लिखूंगा एम एल, और ए का जो वैल्यू मेरे पास में है वो है एफ बाय 5m। तो अपने पास m से m कैंसिल आउट हो गया, इधर जाएगा 2.5 आएगा, तो f का वैल्यू जो मेरे पास होगा वो 2.5l होगा। आंसर l के टर्म्स में ही आएगा। ऑप्शन, ये सोर्स जहां से क्वेश्चन लिया गया उसमें ऐसा ही मेंशन था, बट मैं, हो सकता है कि मिसिंग हो सकता है एग्जाम में ही ऐसा आया हो, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं। तो अपने पास में फोर्स का जो वैल्यू होगा वो 2.5l के बराबर होगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड में बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये न्यूटन न्यूटन नहीं लिख रहा हूं मैं, ये एल के टर्म्स में बोल रहा हूँ। 1.5l 2.5l, तो एल के टर्म्स में आता तो ये ऑप्शन अपने पास में कोई मैच हो जाता, अदरवाइज ऑप्शन मैच नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में 2.5 न्यूटन ही आंसर गिवन है तो ऐसा नहीं होगा, एल के टर्म्स में आएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है जी? ओके, क्वेश्चन नंबर अपने पास में है 8। क्या गिवन है देखो ध्यान दो। ये कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए वाटर सरफेस इज ब्रॉट अंडर ए प्रेशर ऑफ, चलो भाई बहुत बढ़िया, ए वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज प्रोड्यूस्ड, द डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस्ड इन द वाटर विल बी। देखो लिक्विड में जो साउंड वेव चलता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बी बाई रो, और बी होता है बल्क मॉड्यूलस। और इलास्टिसिटी में जब अपन पढ़ते हैं तो बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी। शायद मेरी बात समझ आ गई होगी। अब देखो अपने पास में प्रेशर गिवन है, बोलो प्रेशर का वैल्यू कितना गिवन है भाई, अपने पास में 10 टू दी पावर 5 है, और जो डेल्टा वी बाई वी है वो स्ट्रेन है, उसका वैल्यू देखो, अब मैं माइनस माइनस हटाऊंगा तो डेल्टा वी बाई वी क्या आएगा, कंप्रेस होगा तो नेगेटिव ही होगा, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो 1/5 लिखोगे तो ये आ जाएगा 0.2, इंटू में 10 टू दी पावर यहाँ पे बन गया 10। ठीक है भाई? अब अगर v का वैल्यू निकालें तो अंडर रूट ऑफ, यहां से b बाई रो लिखेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर, मेरे पास में इसका वैल्यू बन गया, अगर मैं लिखूंगा तो 9 आ गया, डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू कितना गिवन है, 10 टू दी पावर 3 गिवन है, ऊपर गया 6 हो गया, तो अपन लोग लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, और अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 1.4, तो अपने पास में यहां से वैल्यू आ जाएगा 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकंड के बराबर। एक बार लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड वेव को पढ़ लेना। देखो पीवाईक्यू कराने का मकसद यही है, क्वेश्चन देखो उससे रिलेटेड टॉपिक पे जाकर के 5-10 मिनट उस टॉपिक को पढ़ लो, तब तो इसका फायदा है, नहीं कोई फायदा नहीं है। तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा, 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये केवल और केवल आपकी हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल छपेगा एग्जाम में ना, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने ईमानदारी से सिस्टमेटिकली इस शेड्यूल को फॉलो किया होगा तो शायद उसने 11th का सिलेबस लगभग कवर कर लिया होगा। ये उसके लिए फायदे का काम है, सबके अपने अपने प्रोसेस पे डिपेंड करता है। बाकी सब समझदार हो तुम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या है। ये कह रहा है, टू ट्रेवलिंग साइनसोइडल साउंड वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी, दे कैन प्रोड्यूस ए फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओनली इफ। देखो वैसे तो इंटरफेरेंस बोल दिया, तो इंटरफेरेंस का मतलब आप लोग ये ध्यान दें कि हमेशा इंटरफेरेंस उन्हीं वेव्स में होता है जो सेम डायरेक्शन में और सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं, और परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड बराबर होगा।
परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी 0 आएगा, और दोनों सेम फेज में होंगे कि ऑपोजिट फेज में होंगे? ऑपोजिट फेज में होंगे। ऑपोजिट फेज में होने का मतलब अपन जान गए, बोलो कितना होगा? 180 होगा। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन आर 180 फेज, क्योंकि अपन जानते हैं एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा आता है। और मैं बोल रहा हूं यहां का वैल्यू ऑपोजिट फेज होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अपने पास बनेगा फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? 180 फेज होगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब आता है जब फेज कैसा होता है? सेम होता है, अदरवाइज ऑपोजिट फेज के लिए एप्लीकेबल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने 10। कुछ ज्यादा बताने की बात ही नहीं है। अगर फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्सेलरेशन अपन लोग जो जानते हैं उसका वैल्यू आपको ध्यान हो तो ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ए प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा तो ए और एक्स में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैग्नीट्यूड में पूछा है, डायरेक्शन के साथ पूछते हैं तब तो ए और एक्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती है, और जस्ट अपोजिट होगी तो अपने पास में ही ऐसा कंडीशन बनेगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, ऐसे चलता है। अपने से मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए ओनली ऑप्शन सेकंड जो होगा वो अपने पास में करेक्ट ऑप्शन है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से समझें। ये कह रहा है द बोब ऑफ ए पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब याद करो, देखो जब अपन एसएचएम पढ़ते हैं तो वेलोसिटी में मीन पोजीशन से डिस्टेंस के साथ वेरिएशन का ग्राफ होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। तो अपने पास में अगर मान लो इसको अपन लिखना चाहें तो v1 स्क्वायर बराबर मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर, यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। ये तो पहला कंडीशन आ गया। अच्छा भाई, v2 स्क्वायर बराबर बताओ कितना होगा? v2 स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो अपने एक काम करते हैं कि भी अपने पास में जो सेकंड वाली इक्वेशन है या फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें से कौन सी को माइनस कर देते हैं? सेकंड वाली को। तो ये तो बताओ क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहां बोलो कौन बचेगा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर, है ना, माइनस कर दिया मैंने। तो यहां से अपने पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो अपने पास अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालता हूं तो ओमेगा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर। और ओमेगा अगर मेरे पास में आ गया तो t का वैल्यू तो मैं जानता हूं, बोलो किससे सोल्व कर लूंगा? 2 पाई बाय ओमेगा से। हिंट दे दिया है, वैल्यू रखना, आराम से सोल्व कर लेना। बोलो समझ आ गई बात सभी को? वेलोसिटी में पोजीशन के साथ में बदलाव का यही होता है, और इसमें ग्राफ भी अपन लोग पढ़ते हैं। वेलोसिटी का पोजीशन के साथ में जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है इलिप्टिकल ग्राफ आता है। कौन सा ग्राफ आता है? इलिप्टिकल, इलिप्स आता है उसके अंदर, क्योंकि अपने वो इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अपन इलिप्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके ग्राफ को बनाते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। आंसर निकालना, खुद से ट्राई करना कितना आंसर आ रहा है, इसी में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड by the initial displacement and speed of the particle which is executing simple harmonic motion। देखो क्या क्या गिवन है। ये अपने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना है, मतलब टी बराबर, इनिशियल का मतलब क्या होता है? टी बराबर 0 पे आपको इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये बता दिया वेलोसिटी इतनी है। तो अपन लोग इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? देखो कि अपने पास में इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी अगर अपने को मिल गया तो मैं एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं। बताओ कैसे? v का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या? ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे v पता है किसी पोजीशन x पे और SHM की कंडीशन है तो ओमेगा नॉन होगा, तो मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। बात समझ आ गई सभी को? दूसरा क्या निकाल सकते हैं? याद करो, जब अपन इनिशियल फेज पढ़ते हैं, फेज कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो मेरा बताया हुआ है कि किसी भी एसएचएम का अगर फेज डिफाइन करना है तो एक पोजीशन पे दो फेज आते हैं। एक पोजीशन पे दो फेज आते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा कि अपने पास में जैसे मान लो ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से ये डिस्टेंस में बोल देता हूं कि भी फॉर एग्जांपल a/2 के बराबर है। a/2 के दो फेज होते हैं, दो फेज होते हैं। एक फेज तो इनिशियल फेज तो ये आ गया, ये भी इनिशियल फेज है। एक हो सकता है कि पार्टिकल का पोजीशन यहां पर हो,
दूसरा ये फेज भी आ सकता है। इसका मतलब दो फेज आ सकते हैं, π/6 भी आ सकता है, 5π/6 भी आ सकता है। तो पता कैसे चलेगा सर? पता ये चलेगा कि अगर पार्टिकल का अपन ने रोटेशनल वेक्टर इधर माना है और पार्टिकल अगर मान लो a/2 पर है और ऊपर की ओर जा रहा है, तब तो मैं इसकी पोजीशन यहां मानूंगा। और अगर a/2 पे और नीचे की ओर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में मानूंगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी और इसका पोजीशन एक साथ दे दिया जाए, तो मैं इसके बारे में फेज कांस्टेंट जो है वो आसानी से निकाल सकता हूं, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकता हूं। तो अपने पास में ऑप्शन ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा अपने पास में थर्ड बन जाएगा। तो ए और बी ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए ओमेगा की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। क्या भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड वेव? बोलो कौन करेगा भाई? ट्रांसमिटिंग मीडियम करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शायद इसमें क्या गिवन है, देखो ध्यान देना। फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन फॉर ए स्टेशनरी वेव। देखो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव किसको बोलते हैं? पहले मैं इसके बारे में कुछ एक दो बात बता देता हूं। स्टेशनरी वेव का मतलब होता है जिसके जो एनर्जी को ट्रेवल नहीं कराता है। इसमें जो वेव बनती है वो दो वेव्स के सुपरपोजिशन से बनती है, जो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की होती हैं, सेम ओमेगा की होती हैं, सेम स्पीड की होती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो चल रही होती हैं। अगर ये सुपर इंपोज होती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन होता है। उसमें नोड और एंटी नोड्स बनते हैं। इसका मतलब मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड अलग अलग आता है। जिस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, आयाम से, वो सबका अलग अलग होता है। जिसका हमेशा जीरो रहता है उसको नोड्स बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम होता है उसको एंटी नोड बोलते हैं। और यहां से जब अपन सुपरपोजिशन से इक्वेशन बनाते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनता है y बराबर 2a, या मैं बोलूंगा साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी, या कई बार 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी भी बन सकता है, प्लस माइनस के सिंबल आ सकते हैं। अपन ने तो एक मोटा मोटी इसकी वैल्यूज पुट करी है। अब देखो ध्यान दो, 2a कौन होता है भाई? 2a होता है जो अपने पास में एंटी नोड है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो 2a का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.06 आ रहा है। तो बोलूंगा 2a बराबर 0.06 है। इसका मतलब जिन वेव्स ने पार्टिसिपेट किया उनका एम्पलीट्यूड 0.03 है। उनका एम्पलीट्यूड कितना है? 0.03 है। तो मैं बोल दूंगा ए वाले में तो मेरे पास में क्यू आएगा। चलो भाई ऐसा ऑप्शन ही एक है। चलो फिर भी अपन आगे कुछ बातें कर लेते हैं। अच्छा ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 5 पाई है। ओमेगा बराबर 5 पाई है। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ बराबर 5 पाई आ गया। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। एफ का वैल्यू मेरे पास में 2.5 आया। तो ऐसा अपने पास में जो बी वाला है, उस बी वाले में कौन आएगा? आर आ जाएगा। क्या इसमें देख लेना रे भाई, तू है क्या? वैल्यू वैल्यूज देख लेना कहाँ क्या रखी हुई है, मैं सोल्व करके बता देता हूँ। अच्छा ए में 0.03 आया था तो क्यू आया होगा। मेरे हिसाब से शायद इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है लिखने में। चलो ए का वैल्यू 0.03 आया, एफ का वैल्यू 2.5 आया। उसके बाद में क्या पूछ रहा है? उसके बाद में पूछ रहा है कि भी अपने पास में देयर यूजुअल मीनिंग्स मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो अपने पास में एम्पलीट्यूड तो बोलो कितना आ गया? एम्पलीट्यूड तो आया 0.03। ठीक है भाई। डिस्टेंस बिटवीन टू कंस्ट्रक्टिव नोड्स, ये अपन ने अभी चेक नहीं किया है। अच्छा मैंने पहले इसको पढ़ लिया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आ रहा है सी का, वो आ रहा है अपने पास में 2.5 आ रहा है। इसका मतलब सी में बन रहा है आर। इसका मतलब बी में कौन बनेगा? पी बनेगा। सिंपल सी बात है। फिर भी मैं बात बता देता हूँ। देखो ये जो बन रहा है अपने पास में, जो 2 पाई एक्स लिखा, तो के का वैल्यू जो है ना, साइन के एक्स होता है वो, के का वैल्यू मेरे पास में आ गया 2 पाई, और के होता है 2 पाई बाई लेमडा बराबर 2 पाई। तो अपने पास में इससे तो कैंसिल आउट हो गया। लेमडा का वैल्यू 1 मीटर आया। अब दो नोड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होता है लेमडा/2, तो ये होता है 1/2 मीटर। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 0.5 मीटर। तो ऐसा अपने पास में एक ही ऑप्शन बन रहा है। बोलो कौन सा? पी। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, स्टैंडिंग वेव एक और पढ़ लेना। रस्सी के अंदर, ऑर्गन पाइप के अंदर, सोनोमीटर के अंदर, इनके अंदर सबके अंदर आता है। ठीक है चलो। ये बीच में मिसलिनियस क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन रह गया था बीच में, उसको मैंने पिक कर लिया है। ये कह रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ 8 kg। अब इसमें ज्यादा देखो डिस्कस नहीं करेंगे, 60 न्यूटन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 जी बोल देता हूँ। तो यहाँ का टेंशन भी आएगा, इधर टी आएगा, इधर का वैल्यू टी कॉस थीटा बन गया, इधर का वैल्यू मेरे पास में टी साइन थीटा बन गया। दोनों को अपन लोग बैलेंस कर लेते हैं। बोलो टी साइन थीटा बराबर कितना है? टी साइन थीटा बराबर 60 है। बोलो टी कॉस थीटा बराबर कितना है? 80 है। अब आपसे क्या पूछा है वो कैलकुलेट कर दो। बोलो टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 6/8 आएगा। इसका मतलब 3/4 आएगा। तो अपन लोग बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? 10 इनवर्स अपने पास में 3/4 है। ये इसका आंसर होगा।
ठीक है, क्या पूछा है वो आप लोग चेक कर लेना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से। मैंने तो मेरी मर्जी से एक एंगल निकाल दिया, इस थीटा की वैल्यू। समझ आ गई बात? बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला गया, देखो ध्यान दो। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज लेबल्ड एज असरेशन एंड अदर एज रीजन आर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बाय। पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप विल बी इंक्रीज्ड। चलो ऑर्गन पाइप क्लोज ओपन कोई सा भी है, अपन तो उसकी बात कर लेते हैं। चलो मैंने लिख दिया V/2L लिख दिया। अच्छा भाई, V कौन है? स्पीड ऑफ साउंड है, जो उसके अंदर एयर भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है उसके अंदर। और V का जो फॉर्मूला होता है वो अपन जानते हैं, अंडर रूट ऑफ गामा RT/MW होता है। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू √T आएगा। एक बात तो मुझे समझ आ गया कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। बात समझ आ गई? तो अपन लोग बोलते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप विल इंक्रीज। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। इसका मतलब ये करेक्ट है। दूसरा देखो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड वेव। बिल्कुल सही बात। एंड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस। इसका मतलब असरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरेशन है। तो अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन आ गया? ये कह रहा है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ आ गई होगी बात शायद सभी को, है ना? चलो जी, नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 17 है। 17 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। ये कह रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज, 1 मोल का गिवन है 29.0 इंटू 10⁻³ कंसिडरिंग द एयर एज एन आइडियल गैस द स्पीड ऑफ साउंड इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब होता है भाई साहब 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर अपन जानते ही हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करता है। तो अपने पास में देखो 1 मोल ऑफ एयर का मास गिवन है, इसका मतलब ये इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। और याद करो इसमें बोल रहा है कंसीडरिंग द एयर एज एन आइडियल गैस। देखो एयर बोल रहा है, तो एयर का मतलब एयर तो डायटोमिक होता है, और डायटोमिक का गामा होता है 1.5, और अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन 1.4 होता है, सॉरी। अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन साउंड वेव जो ट्रेवल करता है वो एडियाबेटिकली ट्रेवल करता है। इसका मतलब V का जो वैल्यू आएगा मेरे पास में अंडर रूट ऑफ गामा RT/MW के बराबर होगा। गामा की वैल्यू अपन जानते हैं, बोलो गामा कितना है भाई? 1.4 है। आर का वैल्यू अपन जानते हैं 25/3 होता है, जिसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। टेम्परेचर यहां से 273 केल्विन आ जाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास में गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपने पास में गिवन होगा, बताओ किसके बराबर होगा भाई? 29 इंटू में 10⁻⁻3। अब देखो क्लासेस जब मैं लेता हूं तो वहां तो मैंने आपको बता दिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप डायरेक्ट भी याद रख लो 330 मीटर पर सेकंड होता है। जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं 20 के आसपास आते हैं, 340 मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाता है। तो आंसर लगभग 330 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। जैसे हो सकता है कोई डाटा अलग हो तो आ जाएगा, तो इसको आप आराम से सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वी गैस को मैंने एयर को डायटोमिक मान लिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा, और मास इसका गिवन है। तो अपन लोग लगभग इसका आंसर 330 मीटर पर सेकंड आना चाहिए। कोई करेक्शन आया तो आप कमेंट में मेरे को पुट करके बता देना। क्या जी? क्वेश्चन नंबर है 18। थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। टू ट्रेवलिंग साइनोसॉइडल साउंड वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज, दे कैन प्रोड्यूस ए फुली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इंटरफेरेंस ही बोल दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में चलते हुए होगा। और कंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब फेज सेम होना चाहिए, तभी वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है और इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है। तो ऐसा अपने पास में एक ही ऑप्शन है, बताओ कौन सा? द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड 180, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। द ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एंड आर इन फेज, इसका मतलब ये अपने पास में ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? समझ आ गई बात सभी को? चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 19। क्या है, देखो ध्यान दो। ये कह रहे सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1280 हर्ट्ज इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां से अपन लोग सोर्स बोल देते हैं। सोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है 1280 हर्ट्ज का, ठीक है। और इसका जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं 36 इंटू में यहां लिखेंगे 5/18, इसका मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है भाई साहब। अब ये कह रहा है डिस्टेंट ऑब्जर्वर द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड। ओके, ये भी मान लेते हैं।
330 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। ठीक, द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स। चलो भाई, ये भी इसकी तरफ मूव कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये इसकी तरफ मूव करेगा तो वेलोसिटी है 72 टू इंटू 5/18, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। अब देखो, पूरा तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ा नहीं सकता, दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चलता है तब इसकी एपेरेंट वेवलेंथ में चेंज आता है, लेमडा एपेरेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वेवलेंथ में बदलाव आने के कारण फ्रीक्वेंसी बदलती है, क्योंकि वी बराबर अपन बोलते हैं एफ लेमडा। और अगर सोर्स फिक्स है, ऑब्जर्वर चल रहा है, तो ये इस कारण से होता है क्योंकि साउंड ट्रेवल कर रहा है और पर्सन भी ट्रेवल कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण से किस में बदलाव आता है, फ्रीक्वेंसी में। रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आने के कारण एपेरेंट फ्रीक्वेंसी बन जाती है, रियल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देती है। तो अगर ऑब्जर्वर फिक्स है, सोर्स चल रहा है, लेमडा में बदलाव आता है, लेमडा जो है वो एपेरेंट वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लो अपने पास में सोर्स फिक्स है, ऑब्जर्वर चल रहा है, तो ऐसा करने से जो रिलेटिव वेलोसिटी में बदलाव आने के कारण फ्रीक्वेंसी में एक चेंज जो होता है वो ऑब्जर्व होता है। और उसका फॉर्मूला भी अपन लोग लिखते हैं, तो देखो ध्यान देना, जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगा एफ नॉट। देखो ध्यान दो, ये इसकी तरफ बढ़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के आसार है, ऑब्जर्वर है। अच्छा, ये जो अपने पास में सोर्स जो चल रहा है उसकी तरफ ये लेमडा को घटाता है, तो अपने पास में यहां से v माइनस वी नोट आएगा। तो अपन यहां से सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। बोलो एफ नोट कितना गिवन है अपने पास में, एफ नोट का वैल्यू गिवन है 1280। चलो भाई बहुत बढ़िया। v का वैल्यू अपने पास गिवन है, बोलो कितना है 330, प्लस में v नोट बताओ, ऑब्जर्वर कितना है भाई, ऑब्जर्वर तो 20 से चल रहा है, डिवाइडेड बाय यहां v बोलो कितना है 330, माइनस का जो अपने पास में सोर्स, सॉरी सोर्स है ना, ये सोर्स बताओ कितने से चल रहा है, ये 10 से चल रहा है। अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और अपने पास में किसका वैल्यू आ जाएगा, एपेरेंट फ्रीक्वेंसी का। हो सके फॉर्मूला नहीं समझ आया हो, मैं क्या बोला, क्योंकि मैं तो देखो कंक्लूजन्स पे बात कर रहा हूँ, टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा, टॉपिक पढ़ा रहा होता तो आपको ये भी बताता है एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे आती है। आधे पौन घंटे का एक बढ़िया लेक्चर होता है डॉपलर इफेक्ट पे, 1 घंटा भी अपन खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी, हाँ? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में जो अपने पास में कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन गिवन है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी कंडीशन गिवन है डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और ये कह रहा है कि डैम्पिंग ऑसिलेशन अगर अपने पास में बनता है, तो इस डैम्पिंग ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और ये अपने को फाइंड आउट करना है। बोलो क्लियर। चलो भाई, अब बात सुनो, देखो डैम्पिंग ऑसिलेशन में वो होता है जिसका एक अपोजिंग फोर्स लगता रहता है वेलोसिटी से जस्ट अगेंस्ट, जो जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस के अंदर भी क्या आते हैं, बदलाव आते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बदलाव आते हैं। पूरे टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे, फॉर्मूले से अपन लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सारी बातें देखो दे रखी हैं, ब्लॉक का मास गिवन है, और सराउंडिंग में विस्कस मीडियम हैज ए 40 ग्राम पर सेकंड, ये भी गिवन है अपने पास में, ऑसिलेट्स इन ए सराउंडिंग विस्कस मीडियम हैविंग 40 ग्राम पर सेकंड, डैम्पिंग कांस्टेंट गिवन है ना, डैम्पिंग कांस्टेंट गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। एंड आपको ध्यान हो तो देखो, मैं एक बार हल्का सा बोल देता हूं कि अगर मान लो ये इधर जा रहा होगा, तो अपने पास में फोर्स का वैल्यू इधर आ रहा होगा, और डैम्पिंग फोर्स आपने सुना होगा माइनस बीवी, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कि एक रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ ये डैम्पिंग फोर्स भी आ जाता है, जो इसकी एनर्जी को डिसिपेट करता है, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट है। तो जब अपन एम्पलीट्यूड वगैरह ये सब कैलकुलेट करते हैं, तो टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर आता है। और 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर आएगा, तो अपने पास में ओमेगा की जो वैल्यू आती है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ, यहां पर आता है k/m, माइनस का जो b अपॉन में 2m का, ये बन जाता है होल स्क्वायर। और यहां जो मेरे पास में m होता है, वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो सारी वैल्यू गिवन है भाई साहब, थोड़ा सा कष्ट करके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। मास कितना गिवन है, 200 ग्राम गिवन है। जो विस्कस मीडियम है उसमें कितना गिवन है, 40 ग्राम पर सेकंड गिवन है। वैल्यूज रख दो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अपन आराम से निकाल सकते हैं। मैं लिखूंगा 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ k/m। बोलो k का वैल्यू कितना गिवन है भाई, ये स्प्रिंग कांस्टेंट तो 90 न्यूटन पर मीटर गिवन है, 90 डिवाइडेड बाय, यहाँ m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 200 ग्राम है, तो मैं इसको 0.2 केजी लिख देता हूँ, तो 900/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 900/2 आ गया 0.2 केजी से, ठीक है भाई। माइनस का b/2m। अच्छा, b का वैल्यू बताओ कितना है, 40 ग्राम पर सेकंड है,
कितना है, 40 ग्राम पर सेकंड है। चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 40 ग्राम पर सेकंड, एक बार मैंने लिख दिया इसको। अच्छा, मास किस में गिवन है भाई, ग्राम में ही गिवन है, तो ग्राम से ग्राम का यूनिट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा 2 × 200। तो अपने पास इसका वैल्यू आ जाएगा 40 बटे, ये तो देखो वैसे कैंसिल आउट हो गया, ये 40 बन गया, 4/40, इसका वैसे भी अपने को स्क्वायर ही करना है, वैसे भी स्क्वायर करना है। तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखूंगा यहां से, तो वैल्यू बन जाएगा अपने पास में, ये 2 आ गया, 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 900/2 बन गया, ठीक है। तो अपने पास 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ, भाई कैलकुलेशन वैल्कुलेशन देख लेना, मैं तो थोड़ा आइडिया से लिख रहा हूँ, 900/2 माइनस का यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 1/10 का होल स्क्वायर। इससे तो मैं निकाल सकता हूं इसका टाइम पीरियड ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेशन बता सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो मैं एनर्जी की बात करता हूं, तो एनर्जी से भी अपन लोग इसको अगर लिखें, तो डैम्पिंग में एनर्जी आपको थोड़ा ध्यान होगा भाई, एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो अपन ये भी जानते हैं कि एनर्जी ऑफ द डैम्पिंग ऑसिलेशन जो होगा वो भी हमेशा डिक्रीज करता है। और जो डैम्पिंग की वैल्यू आता है उसको अपन लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट भी आता है, जिसको B/m बोलते हैं, टाउ से लिखते हैं ना, बहुत बड़ा सा टॉपिक है डैम्पिंग ऑसिलेशन का। फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बराबर होगा तो क्या होगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, एक बार के लिए टॉपिक को पढ़ लेना। अब जो एनर्जी का वैल्यू है, उस एनर्जी का भी अपने पास एक रिलेशन होता है, E0 e⁻ माइनस का B/m × T। और आपको अगर ध्यान हो तो इसी को अपन लोग एक कांस्टेंट से लिखते हैं, टाउ से। अब कह रहा है टाइम बताओ जिसपे एनर्जी आधी होगी, तो एनर्जी आधी होगी तो ये क्या बन गया, E0/2 बन गया, बराबर में आ गया E0। इसको मैं लिख देता हूं E/B/m × T लिख दिया, ठीक है भाई साहब। तो मैं लिखूंगा B/m × T, तो इसका वैल्यू आ गया ln2 के बराबर। और ln2 का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा बेस ई से, तो 0.6932 ऐसे कुछ वैल्यू होता है, तो टी का वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, बोलो टी बराबर क्या आएगा, m/b में यहां से आ जाएगा ln2। वैल्यूज रख देना भाई साहब, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, टॉपिक पढ़ाने जितनी अपने को फुर्सत नहीं है। बोलो क्लियर, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 21 क्या कह रहा है, देखो ध्यान दो। ये कह रहा है पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द बॉब्स मोशन। बात सुनो देखो, ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, इट हैज ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, तो गलत है, वेरी करेगा। इट हैज ए वेरिंग टाइम पीरियड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, ठीक है, इसकी बात करते हैं। थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल का मतलब ये हो गया ना, जैसे मान लो 0 से a/2 तक जाएगा तो टाइम अलग होगा, a/2 से a जाएगा तो टाइम अलग होगा। इसका मतलब सेम डिस्टेंसेज के लिए टाइम पीरियड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इस पे अपन लोग विचार कर सकते हैं। एक बार और आगे बात करते हैं। इट हैज वेरिंग एक्सेलरेशन और वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, सही बात है ये तो, कह रहा है इट हैज वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल। ठीक है, पेंडुलम बॉब एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बॉब्स मोशन। चलो भाई, इट हैज ए वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, ये कह रहा है इट हैज ए वेरिंग वेट थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल। अपने को कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द बॉब्स मोशन, ए रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है। तो देखो ये तो थ्रू आउट ए कंप्लीट, इट हैज ए वेरिंग वेट थ्रू आउट ए, ये तो देखो वैसे ही अपने पास में गलत हो गया। इट हैज ए कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट ए, ये भी गलत हो गया। इट हैज ए वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, भाई देखो एक्सेलरेशन वेरिएबल तो होगा। इट हैज ए वेरिंग टाइम पीरियड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, वेरिंग टाइम पीरियड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, यार सही होना चाहिए। इट हैज, सॉरी गलत है ना, इट हैज ए वेरिंग टाइम पीरियड थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, सही है, तो सही बात है। तो अपने पास में ये कह रहा है ये गलत हो जाएगा, हर एक टाइम पीरियड सेम ही तो आएगा अपने इसका। इट हैज ए वेरिंग एक्सेलरेशन थ्रू आउट ए कंप्लीट साइकिल, ये करेक्ट हो गया, क्योंकि ए का वैल्यू क्या आता है भाई, माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई आता है। ध्यान, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्यों पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। ये अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेशन, अभी अभी बात कर रहे थे अपन, कैसे डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली करता है। इसका डैम्पिंग कांस्टेंट क्या आता है, जहां से अपन ने लिखा था बी बाय, तो एनर्जी वाला लिखा था, ई बराबर E0 इंटू E⁻ माइनस का B/m × T। इसका मतलब एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज करता है, अपने एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने के कारण ही एनर्जी में भी क्या आता है, डिक्रीज आता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा है। अगर फेज डिफरेंस एंड द पार्ट डिफरेंस एक्स ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा आर रिलेटेड एज, फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, बात सुन लो देखो, फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, याद करो कि फेज डिफरेंस में क्या आता है, के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा आता है।
तो उसमें अगर अपन लोग लिखते हैं डेल्टा फाई बराबर अपने पास, अगर मैं ये बोल देता हूं तो अपन ये लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा, इनटू में मेरे पास में आ जाएगा डेल्टा एक्स। 2 पाई बाई लेमडा इंटू में कौन आएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो फाई बराबर अपन लोग बोल सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू में डेल्टा एक्स। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ही पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू में कौन आएगा, डेल्टा फाई। ये तो वैसे ही सिंपल सा रिलेशन है, फेज डिफरेंस में और पार्ट डिफरेंस में। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, ये बनेगा किसमें भाई, ओनली कोहेरेंट सोर्सेज में जिनकी फ्रीक्वेंसीज इक्वल होती हैं। अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, उसमें तो फिर ओमेगा का टर्म्स भी आता है। और उस फॉर्मूले को अपन लोग लिखते हैं डेल्टा फाई बराबर ये डेल्टा ओमेगा इंटू टी प्लस का यहां लिखूंगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू में डेल्टा एक्स। बोलो समझ आ गई क्या बात सभी। ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 23 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 24। क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कह रहा है इन ए सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट रेजोनेंस अकर्स व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन ब्रिजेज इज 20 सेंटीमीटर। सोनोमीटर टॉपिक पढ़ लेना भाई साहब। ऐसे एक एयर बॉक्स होता है, एयर बॉक्स में यहां से किसी सपोर्ट से अपन एक वायर बंधा होता है, मास सस्पेंडेड होता है, मास इसके टेंशन को कंट्रोल करता है। यहाँ दो ब्रिजेज होते हैं जो वायर को 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इस वाली लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर। ये कह रहा है किसी रेजोनेंस के किसके साथ में, कोई ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में रेजोनेंस में, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर है। और 400 हर्ट्ज कर दिया तो लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब लेंथ बदल रहा है, इसका मतलब मास फिक्स है तो टेंशन तो वैसे ही फिक्स है। और टेंशन फिक्स होगा तो स्पीड फिक्स होगा, क्योंकि रस्सी में स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू के बराबर। तो वी तो वैसे ही फिक्स हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों एंड फिक्स है। दोनों फिक्स एंड से जो अपने पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनता है वो तो v बाई 2l बनता है। इसका मतलब f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l आया। v वैसे ही फिक्स है क्योंकि टेंशन बदल नहीं रहा, तो मैं बोलूंगा f1 बाई f2 बराबर ये होगा l2 बाई l1। ठीक है भाई। तो अब अपने पास में f1 कितना था बताओ, 300 था। f2 कितना है बताओ, 400 है। L2 का वैल्यू मेरे पास में कितना है, L2 तो मुझे फाइंड आउट करना है भाई साहब, बहुत बढ़िया। L1 मेरे पास में था 20 सेंटीमीटर के बराबर। ये तो वैसे ही कैलकुलेट हो गया, ये हो गया 5 के बराबर। तो मेरे पास L2 का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर। ये लो जी। तो अपने पास लेंथ बोलो कौन सी बनी, 15 सेंटीमीटर के बराबर बनी। शायद समझ आ गई होगी बात आपको। क्लियर है। अब ये यहीं पे स्टॉप करते हैं अपन। अब इसको अल्टरनेट नहीं करेंगे, कल के दिन ही अपलोड कर देंगे। और परसों नया टॉपिक आपका 11th कंप्लीट हो गया तो 12th वाले टॉपिक्स जो हैं वो अपन स्टार्ट कर देंगे। टॉपिक इससे देखो 50 क्वेश्चन लगभग, मैं बोल रहा हूँ 40-45 में 2 टॉपिक्स है। इसका मतलब पढ़ लेना भाई, मेरा पर्सनल सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है। तो एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए मैकेनिक्स वाले पोर्शन को कवर करना बहुत जरूरी है। टॉपिक्स आप लोग देख लो, क्वेश्चन बड़े ढंग से आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। और जिन टॉपिक से फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरूर पढ़ लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास।